नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने लोकसभा में तीनों सेना प्रमुखों की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बिजनेस 20 की बैठक आज से सिक्किम की राजधानी गांगटोक में। प्रवर्तन निदेशालय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 6 दिन की यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचेंगी। अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। और ओडिशा के राउरकेला में FIH प्रो हॉकी लीग टूर्नामेंट के घरेलू चरण में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना कर्मियों के संबंध में अंतर सेना संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिकार देना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। भारत ने विश्व बैंक के साथ 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। $50 करोड़ के ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में कहा कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और हरित राजमार्ग बनाना है। सरकार ने कहा है कि पिछले महीने तक देश में 56,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। लोकसभा में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 47,000 करोड़ रुपए की 179 विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मार्च तक इस काम पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें रेलवे बोर्ड में गतिशक्ति निदेशालय का गठन शामिल है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विकास कार्य योजना लागू कर रही है। राज्यसभा में कल उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त 41 मंत्रालय और विभाग प्रतिवर्ष अपनी कुल योजना बजट प्रावधानों में जनजातीय विकास के लिए भी विशेष रूप से धन का प्रावधान करते हैं। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित हैं। केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष के दौरान 4 संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यसभा में कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि ये संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2023 तक अधिनियम की 4थी अनुसूची के तहत 54 आतंकवादियों और पहली अनुसूची के तहत 44 आतंकवादियों को सूचीबद्ध किया जा चुका था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस महीने के 11 तारीख तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। राज्यसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल बताया कि इस योजना के तहत मार्च 2024 तक कुल 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर आवंटित किए जाने हैं। इन घरों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कल लगातार तीसरे दिन भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के खिलाफ विपक्षी दलों का सदन में फिर हंगामा हुआ। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से संसद का अपमान हुआ है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करना, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबसे ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी आलोचित की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो सख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को अदानी समूह और अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। सिक्किम के गांगटोक में आज भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 यानी बिजनेस 20 बैठक की मेजबानी करेगा। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 4 B20 बैठकों में से तीसरी है। आज गांगटोक में होने वाली बैठक में 24 देशों के लगभग 50 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैविक खेती, जैव विविधता और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाने वाला और पर्यटन, आतिथ्य, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है। B20 बैठक में सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, CEO, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय उद्यमियों से जुड़े B2B और B2G कार्यक्रम भी शामिल होंगे। आने वाले प्रतिनिधियों को सिक्किम की संस्कृति, व्यंजन, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का एक व्यापक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। गंगटोक से सैकत सरकार के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रवर्तन निदेशालय भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से दिल्ली आबकारी नीति के मामले में आज फिर पूछताछ करेगा। कविता को सवेरे 11 बजे निदेशालय के सामने पेश होना है। उन पर दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में धनशोधन का आरोप है। सुश्री कविता ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ कल उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई की याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने इस महीने की 24 तारीख को इस याचिका पर सुनवाई करना स्वीकार कर लिया है, लेकिन कविता को पूछताछ से कोई छूट नहीं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 16th of March 2023, we bring an exclusive interview with the Handloom and Textile Minister of Assam, UG Brahma, on the topic of self-reliant women. Looking forward to seeing you there. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। एक रिपोर्ट।
मैकमोहन रेखा को मान्यता देने के अलावा प्रस्ताव में क्षेत्र में चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की भी निंदा की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन सैन्य बल का उपयोग कर रहा है तथा विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण और अरुणाचल प्रदेश के शहरों के लिए मंदारिन भाषा के नामों के साथ मानचित्रों का प्रकाशन कर रहा है। साथ ही भूटान पर भी चीन अपने दावे कर रहा है। जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत और सीनेटर बिल हैगर्टी ने कहा कि ये प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को व्यक्त करता है। अरुणाचल प्रदेश की भारतीय क्षेत्र के रूप में फिर से पुष्टि और दक्षिण एशिया में चीन की उकसाने वाली गतिविधियों की निंदा शीर्षक वाला यह प्रस्ताव पिछले वर्ष दिसंबर में अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद आया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत आज कोच्चि पहुंच रही हैं। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी केरला और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। ओडिशा के राउरकेला में FIH प्रो हॉकी लीग के घरेलू चरण में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। महात्मा गांधी ने आजादी से कहीं ज्यादा देश की साफ सफाई को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस सीख को न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि साल 2014 की गांधी जयंती को खुद ही फावड़ा लेकर सड़क पर उतर पड़े। इसका असर हुआ। देखते ही देखते स्वच्छता जन आंदोलन बन गया। देश साफ हो, सफाई को लेकर देश में अभियान चलता रहे। प्रधानमंत्री ने इसे तब यूं याद किया। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। संसद में गतिरोध, अखबारों में बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, संसद की लड़ाई सड़क पर आई। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बाद राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, क्रेडिट स्विस भी सिलिकॉन वैली बैंक की राह पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने लोकसभा में तीनों सेना प्रमुखों की शक्तियां बढ़ाने के लिए अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बिजनेस 20 की बैठक आज से सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।